वेलकम बैक टू द वेक्टर टॉपिक। पिछले क्लास में हमने वेक्टर बटन स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट क्लास था पिछले बार। दूसरा लेक्चर है वेक्टर्स का। वेक्टर्स में बच्चों ने अभी से बेसिकली ये देखा था कि वेक्टर की पूरी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ वेक्टर एक्चुअली। क्या सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से ही हम उसको वेक्टर, तो पता चला कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जुड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट, जो उनका परिणामी जो आउटकम आता है, वो सिर्फ उनकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहे थे। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी कि स्केलर्स में तो दो और दो हमेशा चार होता है, लेकिन वेक्टर्स में दो और दो चार या दो और दो जीरो या जीरो से लेकर चार के बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी दो और दो जीरो और दो दो चार के अलावा, जैसे हमने तुम्हें दो एग्जाम्पल बताया थे कि ऐसे फोर्स लगा दिए दो और दो जीरो हो जाएगा, ऐसे लगा दिए और दो चार हो जाएगा। इसके अलावा 30 डिग्री 60 डिग्री लगा दें तो कैसे रिजल्ट निकालेंगे? क्या 30 डिग्री 60 डिग्री 45 पर भी उनका रिजल्ट डिपेंड करेगा? तो आंसर हाँ, बिल्कुल करेगा। इसी चीज को बताता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम अभी लेटर ऑन पार्ट में देखेंगे। वेक्टर में बच्चों क्या थोड़ा सीक्वेंस का को भी ध्यान रखा जाए तो फिर बहुत आसान होता है। होता क्या है कि पहले ही एकदम से ट्राइंगल लॉ बता दिया जाता है, उसके बाद फिर कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, तो वो मिसमैचिंग होती है। पहले हम समझेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद हम समझेंगे नेम ऑफ द वेक्टर्स, उसके बाद हम समझेंगे कंपोनेंट्स, उसके बाद समझेंगे ट्राइंगल लॉ। इस सीक्वेंस से पढ़ने से आपके कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, लॉजिकली सॉल्व हो जाते हैं, विदाउट मेकिंग एनी ट्राइंगल यू कैन आंसर। वो हम बताएंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज थ्योरी को थोड़ा कंप्लीट और बढ़ाते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि टाइप ऑफ वेक्टर्स एक अलग चीज है बेटा, और नेम ऑफ वेक्टर्स एक अलग चीज है। मतलब जब तुमसे कोई पूछे टाइप ऑफ वेक्टर तो बच्चे हमें बताने लगते हैं सर को प्लेनर वेक्टर होते हैं, सर को लीनियर होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं। तो ये टाइप ऑफ वेक्टर्स नहीं है, ये वेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कॉमन लाइन called as collinear, acting in a common plane called as coplanar, acting at a common point called as concurrent। तो ये तो उनके नाम है डिपेंडिंग ऑन कि उनकी लगने की पोजीशन, लाइन, प्लेन कैसा है। ठीक है, ये उनके नाम है। जो टाइप है बच्चों, टाइप ये हम सारी चीजें कवर करेंगे, परिभाषाएं लिखवा देंगे आपको। जो टाइप है वो नेचर वाइज दोनों डिफरेंट है, नेचर वाइज दोनों डिफरेंट है। तो वो डिविजन हम पढ़ने जा रहे हैं और वो सिर्फ दो ही डिविजन होते हैं बच्चों, याद रखना। वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स ओनली, वन इज द पोलर वेक्टर्स एंड अनदर इज द एक्सियल वेक्टर्स। ठीक, अब इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इसके बिना कई बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं, उनसे कुछ भी पूछो तो कुछ का कुछ जवाब मिलता है। एक सिंपल सा सवाल जैसे आपसे पूछें, ऐसे घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन, ऐसे पार्टिकल को पत्थर में बांध के घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, तो पहला सवाल हमारा ये आ रहा है कि इसको प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म में कर लेते हैं। द एंगुलर in a circular motion इंक खत्म हो गई। एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ऐसे कर लेते हैं, इन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहता है। दूसरा ऑप्शन, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड
सो ठीक है, कर लेते हैं कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड with the direction continuously changing, direction continuously changing। तीसरा ऑप्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, magnitude and direction both are changing continuously। चौथा magnitude is changing but direction is constant, but direction is constant। ठीक, एक सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल को पत्थर से ऐसे बांध करके, धागे में बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, तो कौन सी बात इसमें सही है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, पहला ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दोनों चीजों में कांस्टेंट, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन, दोनों ही चीजें उसकी कांस्टेंट है। पहला ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। दूसरा कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, विद द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, सेकंड ऑप्शन। तीसरा कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लगातार बदल रहे हैं। तीसरा मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन इज कांस्टेंट। चार ऑप्शन, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया ये आप हमें, ग्रुप में तो हम है नहीं, इसलिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इस क्वेश्चन में इसका नाम रखते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 का आपने क्या आंसर 18, 25, 34, आपने ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन टिक किया ये हमको आप भेज दीजिए अभी तुरंत, जो भी आपने टिक किया। ठीक, उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसको पढ़ा रहने दीजिए। ठीक, ओके। अब आप देखिए, समझिए, इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने भेजा है आंसर बी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ये भेजा है। और ये बच्चों देगा आपको -1, क्योंकि ये आंसर है गलत। इसका आंसर सही है पहला आंसर तुम कभी बोलोगे ही नहीं, क्योंकि तुमको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन, से डायरेक्शन कहाँ, कांस्टेंट डायरेक्शन तो लगातार बदल रही। देखिए देखिए, ये देखिए गोल 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 घूमता है, घूमत रहा गोल गोल, तो डायरेक्शन कहाँ कांस्टेंट है। तो बस यही तो तुम्हें समझना है, मैकेनिक्स यहीं से तो स्टोरी इसकी स्टार्ट हो जाती है पूरी कहानी, कि इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन, दोनों चीजों में ये कांस्टेंट रहता है। अब ये आंसर कैसे सही हो गया बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा इस हिसाब से कि आपको अगर टाइप ऑफ वेक्टर्स नहीं पता है, देन आप जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। अभी हमने क्या, क्यों ऐसा हुआ, ये अब समझाने के लिए तुमको हम पूरी बात बताने जा रहे हैं। हेडिंग क्या है बच्चों, हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यहां से आपको इसका रीजन मिलना शुरू होता है। ठीक है, रीजन आपको यहां से, टाइप ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए, नंबर 1। ठीक, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं तो देखा जाए,
पहला पोलर पोलर वेक्टर्स की परिभाषा बच्चों ये है कि द वेक्टर्स, अभी जो आपने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने आंसर ए बताया उसका भी आंसर आएगा, जस्ट थोड़ा होल्ड करिए, अभी आंसर मिलेगा, है ना, परेशान ना हो। द वेक्टर्स विच आइदर हैव डायरेक्शन ऑफ मोशन, आइदर डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मोमेंटम, यानी सब लीनियर की बात हो, लीनियर मोमेंटम, the vector which either have direction of motion like velocity, displacement, linear momentum, etc., or which have point of application like force, भैया फोर्स कहाँ लगा रहे हो, किस पॉइंट पे, यहाँ 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 यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सेट्रा। तो पहले इस बात को पूरा समझ लो कि पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों। पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनके पास दे हैव डायरेक्शन ऑफ मोशन और दे हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डायरेक्शन मोशन का एग्जांपल जैसे हमने बताया, जैसे कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चली जा रही है, ईस्ट जा रही है, नॉर्थ जा रही है, साउथ जा रही है, तो ये क्या है, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और विच हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि किस पॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पॉजिटिव टू नेगेटिव रन करती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। या मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां रन करती है बच्चों, नॉर्थ से साउथ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द पॉइंट नॉर्थ टू द पॉइंट साउथ। तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं पोलर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच हैव आइदर डायरेक्शन ऑफ मोशन और विच हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये उनके एग्जाम्पल्स लिख दिए गए। तो दीज आर द पोलर वेक्टर्स, ठीक है। अब बात आती है कि सेकंड टाइप क्या है। तो पोलर वेक्टर आर सिंपल डेफिनेशन, सिंपल इन यूज। एक्सियल वेक्टर है नंबर 2, जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से। लिख लो, the vectors which have, which either have direction of motion, ठीक, like velocity, displacement, etc. लिख लो पहले, फिर एक्चुअल बताएंगे।
नंबर 2 है एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा समझ लेना। और यहीं आपका आंसर छुपा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी वाला जो अभी हमने पूछा। These vectors are defined for rotational quantities। ये किसके डिफाइन करे गए? रोटेशनल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन करे गए हैं। आप समझो पॉइंट टू पॉइंट। जैसे नाम से पता चल रहा है एक्सिस, तो लिखा हुआ पहला पॉइंट, दे ऑलवेज पास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ rotation। They always pass from the axis of rotation। Next point, they are always perpendicular to the plane of rotation। Always perpendicular to the plane of rotation। ठीक, अब लास्ट पॉइंट को समझने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। The direction is obtained from their direction of rotation। उनका डायरेक्शन कहां से होता है? उनका डायरेक्शन मिलता है उनके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो बात को समझो बच्चों, व्हाट इज एन एक्सियल वेक्टर? एक एक्सियल वेक्टर क्या होता है समझो। एक एक्सियल वेक्टर वो होता है जो एक्सिस से पास करता है। पहली बात तो दे डिफाइंड फॉर रोटेशनल क्वांटिटी, जहां पे कोई चीज गोल गोल घूमने की बात हो रही होगी, जहां कुछ घूम रहा होगा, वहां पे एक्सियल वेक्टर की बात आएगी। रोटेशनल इफेक्ट के लिए ही ये काम, ये उनका नाम आएगा। कहीं कोई सीधी लाइन में जा रहा है, कोई लीनियर फॉर्म में है, तो वहां पे एक्सियल वेक्टर का नाम नहीं आएगा। कहां पे आएगा? जहां पे ये कहीं, जहां पर भी कोई चीज गोल गोल घूम रही, जहां कहीं भी कुछ रोटेशनल इफेक्ट मालूम दे रहा है या रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, वहीं पर एक्सियल वेक्टर का नाम आएगा। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। दूसरी बात, जब भाई कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो जाहिर सी बात है दुनिया की हर चीज जो भी घूमेगी वो हमेशा एक एक्सिस पर ही घूमती है। विदाउट एक्सिस रोटेशन हो ही नहीं सकता है। जैसे दरवाजा है, तो क्या दरवाजा गोल घूमता है? तो कहते पूरा गोला नहीं घूमता है, लेकिन जब दरवाजा खोलते हो बंद करते हो तो उसके अंदर क्या आता है? ये रोटेशनल इफेक्ट आता है। ठीक है, हमेशा बिना एक्सिस के रोटेशन संभव नहीं है। तो जहां रोटेशनल की बात आएगी वहां एक्सिस भी होगा। करेक्ट। तो एक्सियल वेक्टर आर डिफाइंड फॉर द रोटेशनल क्वांटिटीज एंड they always pass from the axis। और नेक्स्ट पॉइंट है, they are always perpendicular to the plane of rotation। हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। और आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑलवेज उनका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए पहले आप समझें व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज प्लेन, एवरीथिंग क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये कॉपी है। ठीक, ये मान लिया जाए इसके ले लो, बोर्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये स्केल ने यहां रखी और इसको ऐसे घुमा रहे हैं।
ठीक, ये घूम रहा है, ठीक, ये घूम रहा है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो बच्चों ये जो है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, अक्ष जिस पे घूम रहा है, तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। जो ऐसे घूम रहा है, तो जिस प्लेन में घूम रहा है, जिस प्लेन में घूम रहा है, जिस प्लेन में घूम रहा है, ये कहलाता है इसका प्लेन ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक। ये हमने पत्थर को बांधा धागे में ऐसे घुमा दिया। ये क्या है इसका? ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पृष्ठ में घूम रहा है? इसमें घूम रहा है, तो ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन, दिस इज योर, ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक। तो पहला पॉइंट, एक्सिस, एक्सियल वेक्टर ऑलवेज पास फ्रॉम एक्सियल रोटेशन, यहां से पास करेगा और हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है और यहां पे कुछ घूम रही, तो जो एक्स है वो ऐसे होगा, ऐसे, यानी कि ग्राउंड के या इस प्लेन के कैसा? परपेंडिकुलर। इस प्लेन का कैसा? परपेंडिकुलर, इस तरह से होगा। यानी कि जो एक्स वेक्टर हमेशा कहां से पास करेंगे? एक्सिस और प्लेन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यानी यहां पर ये पास कर रहा है ऐसे, ये एक्सियल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड भी हो सकता है, इज थंब रूल, ये या तो राइट हैंड थंब रूल से मिल जाता है, या ये या तो राइट हैंड थंब रूल से मिल जाता है, या और स्क्रू रूल से मिल जाता है, और स्क्रू रूल से, ठीक। राइट हैंड थंब रूल या इससे मिल जाएगा, और स्क्रू रूल से मिल जाएगा। अभी क्या होता है कॉस स्क्रू रूल से? तो पहले समझो इसके एग्जाम्पल, जब आपको एक और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर, ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी बात करी थी हमने क्वेश्चन में। अल्फा, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक। टॉर्क, ये सब क्या बच्चों? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। ये सब एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो बात को समझो। सर्कुलर मोशन में हमने तुमसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है? तो आपने समझा कि सर सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है। नहीं, यही तुम्हें समझना है। एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। और सारे एक्सियल वेक्टर कहां से पास करेगा? तो अगर ये प्लेन ऑफ रोटेशन है तो एक्सियल वेक्टर ये होगा। अब ये एक्सियल वेक्टर बाहर है कि अंदर है, ये किससे मिलेगा? राइट हैंड थंब रूल से कह दो या कॉर्क स्क्रू रूल से कह दो। हम इन दोनों में से कोई रूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे और याद रखेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर इसको हमने घुमा रखा कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रखा? क्लॉकवाइज। तो दोनों रूल समझ लो पहले। राइट हैंड थंब रूल समझो। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिधर घूम रहा उधर उंगलियां पर रखो ऐसे, ठीक। या अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ऐसे, तो उंगलियों को रखते हैं ऐसे, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे, जिधर घूम रहा उधर उंगलियों ऐसे रखो। तो अंगूठा क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर। देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो अंगूठा किधर पॉइंट करेगा? बाहर। तो डायरेक्शन किधर हो गया? आउटवर्ड। और अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे होते
अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे होते तो उंगलियां अंदर की घूमती ऐसे, तो डैश अंगूठा कहाँ होता, अंदर, उंगलियां घूम रही क्लॉकवाइज तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, लाइक दिस, तो क्या हो गया, इनवर्ड। तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। अब दूसरी बात समझो, कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, कॉर्क स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर आप किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कसेगा, कसेगा तो अंदर जाएगा, तो ये कॉर्क स्क्रू रूल होता है। ठीक है, इससे और या इससे, इन दोनों से हम डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर डिसाइड करते हैं। तो जैसे कहा जाए यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, तो तुम कहोगे सर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उंगलियां ऐसे रखें, तो इस समय इसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। तो देखो ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी ये रही, ऐसे है, क्या इसका डायरेक्शन बदल रहा है, नहीं, इसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। डायरेक्शन किसका बदल रहा होता है बच्चों, डायरेक्शन इसका बदल रहा होता है, ये वेलोसिटी कहलाती है बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, बिकॉज टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अ पोलर वेक्टर, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी कहां है, एंगुलर वेलोसिटी यहां पर है। पॉइंटिंग आउट है कि पॉइंटिंग इन है, तो कह देंगे पॉइंटिंग आउट है। वाई पॉइंटिंग आउट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे उंगलियां तो अंगूठा बाहर आएगा, तो पॉइंटिंग आउट हो गया। तो इसका डायरेक्शन दिख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट दिख रहा है, कांस्टेंट की वेरिएबल है, कह दो कि कांस्टेंट है। टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो रहा है, कह दो कि वेरिएबल है, एट एवरी पॉइंट टेंजेंट इज डिफरेंट। तो अलग अलग पॉइंट पर अगर टेंजेंट अलग 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 बनेगा बच्चों, तो कह देंगे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो एक छोटी सी जानकारी हमने समझी। अब देखो राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क रूल के बिना हमें कैसे याद रखना है, इसको समझें। तो पहले तो नोट कर लो, यहां पे एक्सियल वेक्टर ये रहा, अब देखो एक्चुअल वेक्टर्स के बारे में और जानकारी लेते हैं और समझते हैं इसको। जो आपके एग्जाम्पल हैं वो बता रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब क्या बच्चों, ये सब एग्जाम्पल हैं एक्सियल वेक्टर्स के। ठीक है, तो समझो, जैसे ये हमने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो उसको वैसे याद कर लो कि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है, यहां पर है। क्लॉकवाइज का से क्लॉकवाइज का से कसता है, का से क्लॉकवाइज का से कसता है। ठीक है, याद रखो। एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, कोई भी स्क्रू नॉर्मली
क्लॉकवाइज कसता है और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। कसेगा तो अंदर जाएगा, खुलेगा तो बाहर आएगा, कसेगा अंदर जाएगा, खुलेगा बाहर आएगा। तो ये अंदर और बाहर के लिए हमने कोई डायरेक्शंस पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्योंकि हाँ सर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बच्चों देखो यूनिट वेक्टर्स को कैसे कैसे यूज करते हैं आप। इसको ईस्ट भी कह सकते हो या प्लस आई कैप कह सकते हो, इसको वेस्ट कह सकते हो या माइनस आई कैप कह सकते हो, इसको नॉर्थ या प्लस जे कैप, साउथ माइनस के कैप। और आपको बताया था हमने पिछले क्लास में कि कोई भी वेक्टर इन जनरल कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ए बराबर ए एन कैप, यानी हर वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो ए लिखा है मैग्नीट्यूड है और एन कैप लिखा है डायरेक्शन। तो अभी जो आपके सामने गोला बना हुआ है जिसमें पत्थर घुमा रहे हैं, तो इसमें इसके एक्सियल वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे? तो कह दोगे जो वेक्टर होता है बराबर ए एन कैप, उसमें ए की जगह लिख देंगे ओमेगा, एक्सियल वेक्टर वैल्यू उसकी कुछ दी होगी उसको ओमेगा लिख दें। और डायरेक्शन की जब बात आएगी बच्चों डायरेक्शन की, तो आपके हिसाब से इसका डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा कसेगा? तो खुलेगा। खुलेगा तो बाहर की अंदर, अरे भाई खुलेगा तो बाहर, बाहर की तरफ प्लस के या माइनस के, जरा बोलो जोर से बोलो, कस के, प्लस के कि माइनस के? तो बोलेंगे प्लस के। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो एक्सियल वेक्टर इन एंगुलर वेलोसिटी यहां पर ये रही, और जो किनारे किनारे पे है ये कौन सी वेलोसिटी बच्चों? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर whereas tangential velocity is a polar vector in a circular motion। किसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का, या दोनों का? तो कहते हैं कि सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहता है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे यूसी नॉन यूसी में क्या फर्क है, बता दे रहे हैं, सुन लो, याद रखना। इन सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, टेंजेंशियल स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वो यूसीएम कहलाता है, और अगर उसकी टेंजेंशियल स्पीड वेरिएबल है तो वो नॉन यूसीएम कहलाता है। वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकती, बिकॉज किसी भी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। और कभी भी किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों बदल जाएं तो उसको कांस्टेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इन यूसीएम व्हाट इज कांस्टेंट? स्पीड इज कांस्टेंट। कौन सी स्पीड? टेंजेंशियल स्पीड इज कांस्टेंट। इन नॉन यूसीएम टेंजेंशियल स्पीड इज वेरिएबल। तो बच्चों यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोलने का आधार बेस क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड। तो क्या देंगे सर? टेंजेंशियल स्पीड इज द बेसिस ऑफ कॉलिंग यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। क्योंकि वेलोसिटी तो आधार बन ही नहीं सकती, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी हर प्रकार के सर्कुलर मोशन में बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी यानी डायरेक्शन नहीं बदलोगे तो गोल गोल कैसे घूम पाएगा, या गोल घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो अब समझो एक्सियल वेक्टर की जानकारी होने के कितने सारे फायदे होते हैं, समझो। क्या लिखोगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कसेगा, कसेगा तो अंदर, अंदर तो माइनस के कैप। ठीक, कसेगा तो अंदर, अंदर का क्या आएगा? माइनस के कैप। ठीक है, और ये क्या है? इसे कैसे लिखोगे? इसको इस जगह पे लिखोगे प्लस आई कैप, क्या लिखोगे? प्लस जे कैप। यहां पे क्या लिखोगे? माइनस जे कैप। एंड इन सब में एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखोगे? ओमेगा। ऐसा है क्लॉकवाइज, कसेगा खुलेगा?
क्लॉकवाइज कसेगा तो माइनस के कैप। ठीक, तो ये जो हर पॉइंट की वेलोसिटी है इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये एग्जांपल किसका बच्चों? ये एग्जांपल है एक यूसीएम का। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज कांस्टेंट है? स्पीड कौन सी? लीनियर या टेंजेंशियल स्पीड इज कांस्टेंट। टेंजेंशियल स्पीड इज कांस्टेंट, तो उसको यूसीएम कहते हैं। ठीक है, तो v को कहते हैं इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल वेलोसिटी। हर पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन ओमेगा यहाँ पे क्या है? ओमेगा बराबर v बाय आर होता है, आगे पढ़ोगे। कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक, और यही हमने क्वेश्चन पूछा था कि यूसीएम में क्या होता है बच्चों। तो क्वेश्चन था यूसीएम में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन कांस्टेंट। तो क्योंकि v कांस्टेंट है तो v बाय आर कांस्टेंट हो गया, और डायरेक्शन तो दिख ही रहा किधर है, पॉइंटिंग इनवर्ड है, माइनस के कैप। तो दिस इज द अबाउट एक्सियल वेक्टर्स। अब देखो बच्चों, एक कॉमन एरर बच्चे करते हैं जानकारी के अभाव में, उसको भी देख लो। सारी चीजें आगे और डिटेल में आएंगी जब पढ़ोगे सर्कुलर रोटेशनल मोशन वगैरह। ठीक, लिख लिया होगा। देखो, जैसे यहां तुमसे कोई पूछता है ये रॉड है, ये हिंज। हिंज मतलब जहां पे कील लगा दो, कील लगाने में इसमें घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज। क्वेश्चन में किसी को पता है टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू एल होता है? पहला ऑप्शन F इंटू एल माइनस जे, टॉर्क बराबर F इंटू एल प्लस जे कैप। टॉर्क बराबर F इंटू एल माइनस के कैप। टॉर्क बराबर F इंटू एल प्लस के कैप। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे टॉर्क को और फोर्स को सेम मान लेते हैं गलती से डायरेक्शन वाइज, तो उनको लगता है कि ये फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स नीचे लग रहा है। कैप हो गया माइनस आई कैप बोर्ड के बाहर हो गया, प्लस के कैप बोर्ड के अंदर हो गया माइनस के कैप। ये हम बार बार रिवाइज कराते रहेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर एल है,
तो ठीक है, टॉर्क राइफ इंटरवल बोल दें क्या? हाँ बोल दो, सही है। ये सब में कुछ हो सकता है यहाँ टिक कर दें, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिनके पास कॉन्सेप्ट पूरा है इस समय, उनका जवाब एकदम सही आएगा। कि कुछ लोगों हो सकता है जवाब आ भी गया हो, वो ये है बच्चों की, अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो अल्टीमेटली ये जो रॉड है ये क्या घूमेगी। अगर इस रॉड को आप देखें तो ये रॉड कैसे घूमेगी? रॉड ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। ऐसे का मतलब कौन सा डायरेक्शनल रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ध्यान से देखो, अगर ऐसे घुमाते फोर्स से तो ये रॉड कैसे घूमेगी? ये रॉड घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो टॉर्क है, आपको याद होगा हमने ये बताया था, एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल में किसके किसके नाम लिए गए थे? एंगुलर वेलोसिटी का नाम लिखा था, एंगुलर एक्सीलरेशन का नाम लिखा था, टॉर्क का नाम लिखा था, एंगुलर मोमेंटम का नाम लिखा था। तो ये देखो टॉर्क है, ये कौन है? ये एक्सियल वेक्टर है। और एक्चुअली सारी कैरेक्टरिस्टिक ये टॉर्क भी फॉलो करेगा, एंगुलर मोमेंटम फॉलो करेगा, अल्फा भी करेगा, ओमेगा भी करेगा। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? पहली, नंबर 1, एक्सियल वेक्टर ऑलवेज पास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई। ओके। दूसरी, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करते हैं बच्चों, तो एक्सिस ये रहा। तो टॉर्क कहां पर? टॉर्क यहां पर है। और कैसा है? अब देखो कैसे घुमाया गया इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो खुलेगा कसेगा तो एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, खुलेगा तो बाहर आएगा, अंदर आएगा, बाहर आएगा। ये रहा, दिस इज व्हाट, दिस इज टॉर्क। टॉर्क भी एंगुलर वेलोसिटी का दिखाया जाएगा। ये रहा टॉर्क, ये रहा टॉर्क। टॉर्क का डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये जब ऐसे घुमाया गया तो टॉर्क पॉइंटिंग आउटवर्ड है। तो पॉइंटिंग आउटवर्ड मतलब प्लस के कैप की माइनस के कैप प्लस के कैप, तो हम ये टिक करके आएंगे। ठीक है, बस आप ये याद रखेंगे एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो आपका आंसर आएगा F इंटू एल प्लस के कैप। ठीक, जो हम लोग बोलते थे कि क्लॉकवाइज टॉर्क ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ने क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर लिया, वो ऐसे रफली कह सकते हो कि इसने क्लॉकवाइज टॉर्क ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कर लिया। अदरवाइज बच्चों बात याद रखो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होते हैं, और उससे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से हम डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट दे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क, क्योंकि इस बार देखो 2020 में भी टॉर्क पूछा गया था, आर क्रॉस करके निकालना था माइनस, इसी क्वेश्चन। फॉर द एंगल बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स always remain, मोशन में जो फोर्स लग रहा है भी रहेगा। ये बात ट्रू है कि फॉल्स? तो बच्चों ये आंसर है ट्रू। इसको आप दो तरह से जवाब दे सकते थे। एक तो आपने जो पढ़ा होता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखते हो सी बराबर ए क्रॉस बी। वहां हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो सी है वो ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वहां से तो निष्कर्ष मिलता है। तो वहीं आप एग्जांपल देखेंगे, टॉर्क बराबर क्या होता था? आर क्रॉस एफ। तो ये वहां समझा, लेकिन बिना मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़े, बिना क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े, क्या हम ऐसे देख के अपनी समझ से बता सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स? हो देखो भैया, फोर्स ये रहा और टॉर्क यहां पर। टॉर्क यहां पर क्यों? तो है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, एक्सिस हमेशा कहां से करते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करते हैं। और कैसे होते हैं? प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब
ये आउटवर्ड एक इनवर्ड, तो देखो डायरेक्शन कैसा बताया था हमने, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक खुलेगा, कसेगा, खुलेगा, खुलेगा तो बाहर, यानी ये रहा, ये रहा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये है फोर्स। और ध्यान से देखो, फोर्स और टॉर्क के बीच का एंगल तुम्हें क्या दिख रहा है, फोर्स और टॉर्क के बीच एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, 90 डिग्री दिख रहा है। तो इसका मतलब कि टॉर्क हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे रॉड ऐसे रहती, चाहे रॉड घूमते घूमते ऐसे हो जाए, घूमते ऐसे हो जाए, टॉर्क कहां पर है, टॉर्क ये रहा, और फोर्स कहां पर है, ये रहा। ठीक, अब इसको अच्छे से समझ लेना। अगले वाले थोड़ा और पढ़ाने के बाद हम पूछेंगे कि टॉर्क एंड फोर्स ऑलवेज कोप्लेनर, ये ऑप्शन में लिखा रहता है। तो जब आपको टॉर्क, फोर्स और कोप्लेनर सब अच्छे से पता हो तब आप टिक कर सकते हो, नहीं पता हो तब सोचते रहो क्या क्या बोल दिया। ये रहा टॉर्क, फोर्स कितने एंगल, 90 डिग्री। ये रहा टॉर्क, ये फोर्स कितना एंगल, टॉर्क फोर्स कितना एंगल, 90। टॉर्क और फोर्स कितना एंगल, 90। ऑलवेज रिमेन 90 डिग्री और परपेंडिकुलर। तो ये बात कैसी है, ठीक है। तो होपफुली आपको टॉर्क या कोई भी एक्सियल वेक्टर की पोजीशन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टॉर्क कहां होता है या कोई भी एक्सियल वेक्टर कहां पे होता है। ठीक, आप समझो बच्चों। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिए हमने, कौन कौन से, पोलर एंड एक्सियल। दो ही टाइप होते हैं, पोलर एंड एक्सियल। अब आता है कि डिपेंडिंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन और point of action etc, vectors are named as, ठीक, vectors are named as, they are not type of vector, they are named as, उनके नाम ये हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, या प्लेन ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे लग रहे हैं, किस पॉइंट पे, किस प्लेन पे। तो ये इनके नाम हो सकते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। पहला है आपका कोलिनियर वेक्टर। व्हाट इज अ कोलिनियर वेक्टर, देखा जाए। कोलिनियर वेक्टर, तो को मतलब कॉमन, लीनियर मतलब लाइन। द वेक्टर्स एक्टिंग आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर एक्टिंग इन अ कॉमन लाइन, तो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर। सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल। नंबर 2, वेक्टर। अब यहां पे क्या है, द वेक्टर्स कॉमन प्लेन, कॉमन प्लेन में जो वेक्टर्स लगे होते हैं उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, जैसे ये एक प्लेन है, सपोज करो x और y एक्सिस से मिल करके एक प्लेन बन गया। ठीक, वेक्टर c, वेक्टर d, वेक्टर e, वेक्टर f। ठीक, तो सारे वेक्टर्स जितने भी हैं, a b c d e f, all are
कोप्लेनर। जो डायग्राम आपको दिख रहा है ABCD सारे एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, सब क्या है कोप्लेनर है। ओनली C and D are collinear as well as कोप्लेनर। कोप्लेनर तो सभी हैं, लेकिन C and D कोलिनियर भी हैं। कोलिनियर मतलब एक ही बिंदु पे लग रहे, एक कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लग रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ऐसे। CDEF ये कोप्लेनर भी हैं, लेकिन इनमें से C and D आर कोलिनियर एज वेल एज कोप्लेनर है। नंबर 3, concurrent vectors। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कॉनकरेंट तो याद रखो, द वेक्टर्स acting at a common point। यानी जिन वेक्टर्स का लगने का पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, तो उन लोग कौन, ये कोई पॉइंट है। तो देखो बच्चों, कुछ नेटवर्क बाकी पढ़ेंगे कल। नंबर 4 है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर की डेफिनेशन बच्चों होती है द वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड इनडेफिनेट डायरेक्शन। तो इस बात का मतलब क्या होता है? जीरो मैग्नीट्यूड इनडेफिनेट डायरेक्शन मतलब देखो, हर वेक्टर बच्चों, हर वेक्टर को एक एरोस दिखाते हैं। जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं टेल, और जहां एंड उसे कहते हैं टिप। तो लिखा वेक्टर ए, ये लिखा हुआ है ए। और वो कहता है कि टू वे सर कैसा लिखेंगे? टू वे का मतलब ये हुआ कि आप ये है उसका डबल, 3 आप वेक्टर लगा दीजिए तो 3a बन गया, सिंपल। तो इसी तरह से अगर कहा जाए कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है a, तो इसको क्या कहोगे? कहोगे इसको कहेंगे सर माइनस a माइनस ए। माइनस क्यों? अपोजिट हो गया और वैल्यू क्या है? सेम। तो इसका नल वेक्टर से क्या मतलब बच्चों? तो नल वेक्टर से मतलब ये है कि जब नल है तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं, और मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो उसका मतलब टिप और टेल के बीच का गैप कितना है? तो टिप और टेल के गैप होगा 0। तो टिप और टेल का गैप अगर 0 कर दिया आपने, तो बच्चों नल वेक्टर कैसा दिखेगा? क्या कोई तीर बना होगा? नहीं। क्या बनी होगी? बिंदी बनी होगी। बिंदी मतलब टेल और टिप, टेल और टिप दोनों को मिला दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 कर दिया, तो क्या बन गया? एक पॉइंट। तो नल वेक्टर इज अ पॉइंट, एक गोला बिंदी। और बिंदी में कितने डायरेक्शन है? चौड़ाई पे कितने डायरेक्शन जा सकते हो? इनडेफिनेट। गोलाई में कहीं भी निकल लो, इधर इधर कहीं जा सकते हो। इसलिए नल वेक्टर को कहते हैं जीरो मैग्नीट्यूड एंड इनडेफिनेट डायरेक्शन। नल वेक्टर इज नथिंग मोर देन अ बिंदी, बिंदिया। ठीक, नल वेक्टर इज अ
डॉट, एंड डॉट हैज इनडेफिनेट डायरेक्शंस, करेक्ट। तो ये बच्चों टर्म्स देख लिए। पोलर वेक्टर पढ़ा, टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। फिर मैं नाम पढ़े, नाम के आधार थे लाइन, प्लेन या पॉइंट, तो वो पढ़ लिए कि कोलिनियर, कोप्लेनर, कॉन्करेंट वगैरह। ठीक, आगे नेटवर्क थोड़ा इशू रहेगा, इसलिए आज हम यहीं तक रख रहे हैं। तो इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियोस देख करके, रिकॉर्डेड वीडियो जिसका स्मूथ चलेगा उसको देख लीजिएगा। कल वाले क्लास में बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं, और वो है ट्रायंगल लॉ एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो कल का क्लास मिस ना करिएगा। आज यहीं तक, बाय बाय।